स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद जांगीड़। आज हम लोग भारत का भूगोल शुरुआत करने जा रहे हैं और भारत के भूगोल की शुरुआत हम लोग भारत के सामान्य परिचय से करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग भारत के परिचय में? तो मित्रों, भारत के परिचय में हम लोग भारत के नामकरण से लेकर भारत की स्थिति, आकार, विस्तार, सीमांकन, क्षेत्रफल, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों, हमारे देश भारत जो है इसका जो नाम है आपके वो भारत कैसे पड़ा? तो इसको आपके भारत भी कहते हैं, इसको आपके आर्यव्रत भी कहा जाता है और इसको आपके जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसके कैसे पड़े अगर हम लोग देखें तो मित्रों, प्राचीन भूगोल के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वो आपके सप्त द्वीपों में विभाजित थी, आपके सप्त द्वीपों में विभाजित थी। और इन 7 द्वीपों में से एक द्वीप था आपके जम्बू द्वीप, और इसी जम्बू द्वीप पर हमारा भारत स्थित था। इसीलिए भारत का नाम क्या है आपके जम्बू द्वीप है। मित्रों, इसी जम्बू द्वीप पर आपके जो है आर्य लोग जो है वो निवास करते थे। आर्य लोग क्या करते थे? निवास करते थे। इसीलिए भारत का नाम पड़ गया आर्यव्रत। तो याद रखिएगा, आर्यों का स्थान होने के वजह से आपके भारत का क्या नाम पड़ा? आर्यव्रत पड़ा है। और यहीं पर आपके एक शासक हुआ है आपके भरत नामक शासक। भरत नामक यहाँ पर क्या हुए? राजा हुए। इन्हीं भरत राजा के नाम पर ही हमारे भारत का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा। तो मित्रों, आपने देखा कि सप्त द्वीपों में से एक द्वीप था आपके जम्बू द्वीप, जिस पर भारत की भूमि होने की वजह से भारत को जम्बू द्वीप कहते हैं। वहीं यहाँ पर आर्यों का निवास होने के कारण भारत का नाम पड़ गया आर्यव्रत, और भरत नामक शासक के कारण ही भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा है आपके। मित्रों, हम हमारे देश को इंडिया भी कहते हैं, और इसका नाम जो है आपके इंडिया कैसे पड़ा? तो देखो मित्रों, ये जो शब्द है इंडिया, ये हमारे यहाँ पर ग्रीक या यूनानियों की क्या है आपके देन है। यूनानी या ग्रीक की क्या है? ये देन है। ग्रीक जिसको हम लोग रोमन भी कहते हैं। तो मित्रों, ये ग्रीक और रोमन या यूनानी है, इन्होंने जो है आपके सिंधु नदी को इन्होंने आपके क्या कहा? इंडस रिवर कहकर पुकारा, या फिर इन्होंने इंडस रिवर कहकर पुकारा। तो यूनानियों ने आपके इसको इंडस या इंडस कहकर पुकारा, और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन्होंने इंडिया कहकर पुकारा, यानी क्षेत्र को आपके इन्होंने इंडिया कहकर पुकारा। तो सिंधु नदी के आसपास का जो ये क्षेत्र था उसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। और ये लोग सिंधु को इंडस रिवर के नाम से पुकारते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो है देश का नाम हिंदुस्तान भी है। इस देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? तो मित्रों, ये जो है आपके ईरानियों की देन है, ईरानी सभ्यता की देन है। ईरानी सभ्यता में मित्रों आपके जो है सिंधु नदी को वो आपके हिंदू नदी कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है आपके ये स को क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। तो स को ह बोलने के कारण उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और सिंधु क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इन्होंने आपके हिंदू की जगह उन्होंने क्या बोल दिया? हिंदुस्तान बोल दिया आपके। तो ये आपके ईरानी सभ्यता की देन है आपके। ये लोग श को ह कहते हैं। तो हमारे जो भारत के नाम हुए मित्रों वो हो गए आपके जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, भारत, या इसको आपके इंडिया भी कहते हैं, और इसको आपके हिंदुस्तान भी कहा जाता है। किस प्रकार इसके नाम पड़े तो आपको पता ही है। सप्त द्वीपों में से जम्बू द्वीप हो गया, आर्यव्रत आर्यों के निवास के कारण, भरत नामक शासक के कारण भारत पड़ा। ग्रीक और यूनानी में आपके सिंधु को उन्होंने इंडस कहा तो इंडिया पड़ गया, और ईरानी सभ्यता की देन है वो स को ह बोलते हैं। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा तो क्षेत्र का नाम हो गया हिंदुस्तान। तो
तो ये है मित्रों हमारे भारत के नामकरण से संबंधित दास्तान। आइए मित्रों, इस जम्बू द्वीप, आर्यव्रत या हिंदुस्तान, इंडिया और आपका जो है भारत, इसकी स्थिति के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले भारत की स्थिति। मित्रों वैसे तो हम लोग देखें तो हमारा भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में स्थित है, ये तो आप सबको पता ही है। विश्व में इसकी क्या स्थिति है, तो विश्व में आपका जो भारत है, विश्व में भारत जो है आपके वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको देखना है एशिया में तो किस में स्थित हुआ, आपके दक्षिण में, और दुनिया के किस गोलार्ध में है, आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इस चीज़ को समझना चाहो तो आज ये इधर देखते हैं। मित्रों विश्व में किसी भी क्षेत्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है। एक तो आडी रेखाएं हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और एक खड़ी रेखाएं हैं जिनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर खींची गई भूमि के मध्य की 0 डिग्री अक्षांश रेखा, आडी रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। भूमि के मध्य में खींची, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर आधे आधे गोलों में बांटती है। आधा गोला उत्तर में है तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और आधा गोला दक्षिण में है तो इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध यानी आधा गोला। हमारा भारत कहाँ पर है मित्रों, तो हमारा भारत ये रहा यहाँ पर। बताओ किस गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। तो अक्षांश के हिसाब से हम लोग किस गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग अक्षांश रेखा को मिटा देते हैं। मिट गई भूमि के मध्य की 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मित्रों जिस तरीके से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी तरीके से आपके 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा भी है। और ये जो आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, लंदन के, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच रेखा। इसी ग्रीनविच स्थान पर बैठकर ही आपके अंग्रेजों ने जो है इन रेखाओं का निर्धारण किया था, इसीलिए इसी आपके 0 डिग्री को ग्रीनविच नाम दिया। इसी को आधार मानकर बाकी रेखाएं खींची गई। तो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। पृथ्वी को दो बराबर आधे आधे गोलों में बांटती है। आधा गोला पश्चिम में है जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और आधा गोला पूर्व में है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो बताओ भारत किस गोलार्ध में है, आपके पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर के हिसाब से हम लोग पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश के हिसाब से हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। दोनों स्थितियों को अगर मैं आपके मिक्स कर दूं मित्रों तो हमें भारत की पृथ्वी पर एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाती है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी पर एग्जैक्ट स्थिति। वापस लेके आ जाओ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमि के मध्य की रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ये भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा जब एक दूसरे को काटती है मित्रों, पृथ्वी 4 गोलार्धों में बढ़ जाती है। ये उत्तर है तो ये क्या होगा, दक्षिण। ये पूर्व है तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच का ये गोलार्ध क्या कहलाएगा, आप कॉमन सेंस है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पश्चिम, तो ये बीच में यहाँ पर आपके पृथ्वी पर कोई भी देश होगा तो उत्तर पश्चिम गोलार्ध में आएगा। यहाँ होगा तो आपके दक्षिण पश्चिम में, और यहाँ आएगा तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। हमारा भारत किस में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा भारत आपके विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मित्रों 2 तरह की स्थितियाँ बनती है, एक तो अक्षांशीय स्थिति और एक देशांतरीय स्थिति।
सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आपके भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं तो हमारे आडी रेखाएं ही काम आएगी। खड़ी रेखाओं का यहाँ कोई स्थान नहीं है, मिटा देते हैं 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को। यह है मित्रों आपके 0 डिग्री भूमि के मध्य की रेखा। इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं आपके, तो यहाँ आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते करते ठेठ ऊपर आते हैं तो यहाँ हो जाते हैं 90 डिग्री। उसी तरीके से नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ आते हैं तो कितने डिग्री हो जाते हैं? 90 डिग्री हो जाते हैं। तो जैसे ही मित्रों हम लोग 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके, तो एक अक्षांश रेखा आती है जो सीधी भारत को टच करती हुई गुजरती है। भारत की अक्षांश से स्थिति शुरू होती है 8 डिग्री और 8 का आधा कितना होता है? 4 मिनट से भारत की अक्षांश से स्थिति शुरू होती है और फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे चलता रहता है मित्रों। और एक अक्षांश रेखा आती है जहाँ पे भारत की अक्षांश से स्थिति समाप्त हो जाती है 37 डिग्री। अब देखो 8 के पीछे क्या लगाया था? चौका लगाया, तो अब क्या लगाओगे? छक्का। तो 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत की क्या बनती है? अक्षांशीय स्थिति बनती है। मित्रों अगर आप लोग देखना चाहें तो भारत की अक्षांशीय स्थिति यहाँ से शुरू होती है भारत के दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से, फिर 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे चलता रहता है और यहाँ आकर भारत की अक्षांशीय स्थिति समाप्त हो जाती है 37 डिग्री 6 मिनट। इसके पीछे चौका लगा, उसके पीछे छक्का, तो 8, 4 से 37, 6 के बीच में हमारा भारत स्थित है। मित्रों आपके ये पूरा आपके 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर लंबा है हमारा भारत। 8, 4 से 37, 6 के बीच में ये भारत का मित्रों आपके उत्तरी पॉइंट है, तो ये भारत का आपके दक्षिणी पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है मित्रों, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। कौन सा कॉल? इंदिरा कॉल। कहाँ पे पड़ता है इंदिरा कॉल आपके? तो याद रखिएगा लद्दाख के अंदर पड़ता है। वहीं भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है मित्रों, इसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी को ही आपके कैप कोमोरिन कहते हैं। इसी को मित्रों आपके जो है कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन या फिर आपके कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है आपके। तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन या कुमारी अंतरिम। भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है तमिलनाडु, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। और भारत के सबसे उत्तर क्या है? कन्या आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्थित है, जो इंदिरा कॉल उसका सबसे उत्तरी पॉइंट है। याद रखिएगा मित्रों इंदिरा कॉल की बात करूं अगर मैं, तो इंदिरा कॉल जो है आपके ये काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी के अंदर एक हिमनद स्थित है आपके सियाचिन हिमनद। तो काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद के पास में, सियाचिन हिमनद के पास में एक श्रेणी है मुस्ताक श्रेणी में स्थित है आपके। तो याद रखिएगा कौन सी श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी के अंदर सियाचिन हिमनद के पास में मुस्ताक श्रेणी में स्थित है ये इंदिरा कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा मित्रों कॉल का मतलब होता है दर्रा, या इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पास, या कॉल का मतलब होता है गैप या पहाड़ियों के बीच में स्थित निम्नतम बिंदु। पहाड़ियों के बीच स्थित निम्नतम बिंदु को क्या कहा जाता है? कॉल कहा जाता है। मित्रों इंदिरा कॉल जो है आपके
ये इंदिरा कॉल जो है इसकी ऊंचाई, इंदिरा कॉल की ऊंचाई 5764 मीटर क्या है, ऊंचा है। और इंदिरा कॉल को जो है आपके नाम जो दिया गया था, ये नाम दिया गया था मित्रों आपके बल्क वर्कमैन द्वारा, बल्क वर्कमैन द्वारा 1912 में आपके ये नाम दिया गया। इंदिरा कॉल को पहली बार आपके जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश अधिकारी बल्क वर्कमैन द्वारा 1912 में आपके इंदिरा कॉल नाम दिया गया। और ये जो नाम दिया गया था वो आपके देवी लक्ष्मी के नाम पर दिया गया है, देवी लक्ष्मी के नाम पर दिया गया आपके ये नाम। तो इंदिरा जो मतलब है वो देवी लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द है आपके। याद रखना मित्रों, सवाल पूछ ले आपके कि इंदिरा कॉल पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इंदिरा कॉल पर पहुंचने वाले या चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय जो इंदिरा कॉल पर चढ़ाई करते हैं ये है आपके कर्नल नरेंद्र कुमार, कर्नल नरेंद्र कुमार पहले व्यक्ति थे जो इंदिरा कॉल पर क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, प्रथम भारतीय व्यक्ति। प्रथम तो आपके बल्क वर्कमैन थे जो 1912 में आपके इंदिरा कॉल पर पहुंचे और उन्होंने इसको इंदिरा कॉल नाम दिया आपके। तो ये मित्रों भारत का सबसे ऊतरी पॉइंट है। भारत आपका 3214 किलोमीटर लंबा है। इसको याद रखना हो तो बिल्कुल लीजिए मित्रों, 4 तक गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 4। बस क्या करो, शुरू के 3 तक की गिनती को उल्टा कर दीजिए। 1 2 3 है तो आप क्या करो 3 2 1 कर दो और 4 तो अपनी जगह पर ही आ जाएगा। तो 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। बिल्कुल इजी है, वापस सोचिए आप लोग। 3 2 1 1 2 3 होता है तो उल्टा कर दो 3 2 1 और 4 अपनी जगह पे, तो 3 2 1 4 3 2 1 4। तो ये आपके 3214 किलोमीटर भारत की क्या है आपके लंबाई है। याद रखिएगा मित्रों, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। लेकिन आपसे सवाल पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये मित्रों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो पड़ता है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर। क्योंकि भारत की स्थिति मित्रों यहाँ से शुरू होती है। अगर आप लोग एग्जैक्टली देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट के बाद में 7 डिग्री, फिर 7 डिग्री 4 मिनट, फिर 8 डिग्री 4 मिनट आता है। तो भारत का मुख्य भाग ऊपर है और अंडमान निकोबार नीचे है और उसकी सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा, भारत का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल और दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पार्सन पॉइंट भी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आपके पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। पार्सन पॉइंट कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो क्या बताओगे, कन्याकुमारी। तो अभी तक मित्रों हमने जो भारत की अक्षांशीय स्थिति देखी है वो अक्षांशीय स्थिति क्या है आपके सामने, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा अक्षांश है हमारा, तो याद रखिएगा हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो उत्तरी अक्षांश लगेगा पीछे। यहाँ दक्षिणी अक्षांश लिखा हुआ हो तो गलत हो जाएगा, सेम टू सेम आंकड़ा लिखा हुआ हो और पीछे लिखा हुआ दक्षिणी अक्षांश तो गलत हो जाएगा। हम लोग उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं। तो यहाँ एक और चीज आ जाती है कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो घटा लीजिए आप लोग 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट क्या कर दो, माइनस कर दो। जो बीच का गैप होगा वही हमारा अक्षांशीय क्या होगा, विस्तार होगा। तो देखो 6 में से 4 गए, कितने मिनट बचे, 2। 37 में से 8 गए, कितने बचे, 29 डिग्री और 2 मिनट का हमारा क्या है,
अक्षांशीय विस्तार हैं। मित्रों, अक्षांश रेखाओं में कुछ रेखाएं क्या होती है, फेमस होती है। जैसे एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है और इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जस्ट भारत के कहाँ से गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऐसी की ऐसी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी है जो आपके क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही उठेगा कि गुरुजी इस 23.5 डिग्री को ही कर्क क्यों कहते हैं और 23.5 डिग्री को ही मकर क्यों कहते हैं, 22 को क्यों नहीं कहते हैं, 24 डिग्री को क्यों नहीं कहते हैं, 23 डिग्री को क्यों नहीं कहते हैं, 23.5 को ही क्यों कहते हैं। तो मित्रों, इसका सीधा साधा उत्तर है सूर्य की किरणें कर्क से लेकर मकर के बीच ही पृथ्वी के हिस्से पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूरज की किरण सीधी नहीं पड़ेगी और मकर रेखा के नीचे कभी भी सीधी नहीं पड़ेगी। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, 21 जून को सूरज की किरण सीधी कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे। अब देखना जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर को सूरज की किरण सीधी कहाँ पड़ेगी, आपके भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को कहाँ पड़ेगी, आपकी मकर रेखा पे सूरज की किरण सीधी पड़ेगी। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च को एक बार फिर आपके भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून को वापस कर्क पे सीधी पड़ती है। तो वर्ष भर जो आपके कर्क से मकर के बीच का हिस्सा है, इसी पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ये लास्ट बाउंडेशन दिखाता है सूर्य की किरणों के सीधेपन का। और कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। अगर आप लोग देखना चाहें मित्रों तो कर्क रेखा आती है और सीधी भारत के अंदर गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात के बाद हमारा राजस्थान आ जाता है, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और दो इधर आ जाते हैं टीएम का मतलब क्या हुआ, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य हो जाते हैं। एक बार वापस दिमाग में सेट कीजिएगा, बोल रहा हूँ। सबसे पहले सोचो कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के बाद कौन आएगा, हमारा राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी कौन है, आपके मध्य प्रदेश आ जाएगा। अब मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, सोचो, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का भाई है झारखंड और छत्तीसगढ़ की बहन है पश्चिम बंगाल, और दो इधर है टीएम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक बार वापस ध्यान लगाओ, हाथों हाथ याद करो। सबसे पहले कौन आएगा, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। तो ये दो तो आपको याद हो गए, गुजरात और राजस्थान। अब राजस्थान का पड़ोसी कौन है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड, छत्तीसगढ़ की बहन पश्चिम बंगाल, और दो उधर कौन से हैं, टीएम का मतलब क्या हुआ, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आज उम्मीद है याद हो गए होंगे। एक बार छोटा सा फटाफट वापस रिवीजन करो। सबसे पहले कहाँ से, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, और दो उधर है टीएम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मित्रों आराम से याद कर सकते हो, 8 राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। बच्चे जो है इसके लिए भी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि राम झा के 6 बंगु मित्र, राम झा के 6 बंगु मित्र। तो आप भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से सिस्टमेटिक याद करोगे तो भी याद हो जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई है उसके ऊपर देखो। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, और दो उधर है टीएम, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर आपकी रेखा कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है मित्रों आपके। तो याद रखिएगा मित्रों, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, सवाल पूछ ले आपसे। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई और न्यूनतम लंबाई याद रखनी हो आपको। तो याद रखना मित्रों, मम्मा। क्या याद रखोगे, मम्मा। म से
मध्य प्रदेश, म से मिजोरम। तो सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में है, कर्क रेखा की। याद रखना, सर्वाधिक किस में हुई? मध्य प्रदेश। और सबसे कम किस में? मिजोरम। मध्य प्रदेश और मिजोरम के अंदर कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। बात करूं मित्रों कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो मित्रों दिमाग लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और इससे बड़ा राज्य तो पूरे भारत में ही नहीं है, तो कर्क रेखा पे होगा क्या आपके? तो याद रखना, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो अब देखो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत के 3 सबसे छोटे राज्य देखते हैं। तो GST, G फॉर गोवा, S फॉर सिक्किम और T फॉर नाम से स्पष्ट है त्रिपुरा। त्रि यानी तीसरा, त्रिपुरा नाम में लिखा हुआ तीसरा सबसे छोटा राज्य है मित्रों आपके। अब आप खुद सोचो, गोवा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, सिक्किम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा पे सबसे छोटा राज्य कौन सा हुआ? त्रिपुरा हो गया। तो याद रखना मित्रों, कर्क रेखा पर सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक लंबाई किस में है, सबसे कम किस में? तो मध्य प्रदेश और मिजोरम के अंदर स्थित है। अब अगर मैं बात करूं मित्रों कर्क रेखा पर स्थित राजधानियों की, तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। रांची के जस्ट उत्तरी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे निकटतम जो राजधानी है कर्क रेखा के, वो कौन सी? आपके झारखंड की रांची है। और सबसे दूर राजधानी तो हमारा जयपुर, कर्क रेखा के सर्वाधिक क्या है? दूर राजधानी है आपके इन 8 राज्यों के अंदर। सबसे दूर राजधानी जयपुर है और सबसे निकटतम राजधानी आपके रांची जो झारखंड की है आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मित्रों, तो इन 8 राज्यों में कितने राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है और कितने राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है? तो उत्तर में एक तो दिख रही होगी कौन सी? जयपुर, और 2 उधर वाले TM, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के ऊपर है। तो बिल्कुल लीजिए, इधर तो आपके जयपुर है, 2 उधर वाले TM, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है, और 5 राज्य बस गए जिसकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची। तो 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों की राजधानी दक्षिण में कर्क रेखा के, और 3 राज्यों की राजधानी उत्तर है। एक तो राजस्थान की जयपुर ऊपर है और 2 उधर वाले TM, त्रिपुरा और मिजोरम की। मित्रों अगर मैं बात करूं कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहरों की, तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? गुजरात से। तो गुजरात की राजधानी कौन सी आती है? गांधीनगर। कर्क रेखा के निकटतम है 23 डिग्री 23 मिनट पर स्थित है। उसके बाद करो अगर मैं राजस्थान की बात है, तो राजस्थान का बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के निकटतम पड़ता है आपके। ये आपके निकटतम है 23 डिग्री 30 मिनट पर आपके बांसवाड़ा आपके नज़दीक है। उसके बाद की जाए मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश का आ जाता है भोपाल, कर्क रेखा के आपके 23 डिग्री 16 मिनट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का ही उज्जैन शहर आपके 23 डिग्री 9 मिनट पर स्थित है। तो याद रखना भोपाल से उज्जैन दूर है कर्क रेखा के अकॉर्डिंग। आप सोचोगे कर्क रेखा के निकटतम ये है, नहीं, कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट पे। तो 30 के निकट जो होगा ना वो ज़्यादा होगा आपके नज़दीक। जैसे आप देखो 16, तो 16 आपके 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। गैप कितने का है? 14 मिनट का ही है। और इधर देखो गैप कितने मिनट का हो गया? 9 से लेकर 30 के बीच में आपके 21 मिनट का गैप हो गया। तो इसके बीच में 14 मिनट का गैप, इसके बीच में 21 मिनट का गैप है। तो नज़दीक कौन हुआ? भोपाल नज़दीक है कर्क रेखा के, और उज्जैन दूसरा सबसे
निकटतम शहर है मध्य प्रदेश का। उसके बाद करूँ मित्रों मैं बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का आ जाता है रायपुर। रायपुर आपके कर्क रेखा के 21 डिग्री और 25 मिनट पर स्थित है। उसके बाद बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी हो गई रांची, कर्क रेखा के निकटतम 23 डिग्री 30 मिनट पर। उसके बाद की जाए बात कौन से, पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का शहर है मित्रों दुर्गापुरा, कर्क रेखा के निकटतम है 23 डिग्री 52 मिनट पर। फिर बात की जाए मित्रों आपके त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का एक शहर है नूतन बाजार। नूतन बाजार जो है वो आपके 23 डिग्री और 42 मिनट पर स्थित है। इसके बाद बात की जाए मित्रों मिजोरम की, तो मिजोरम का एक शहर है आपके शैबुल जो है मित्रों आपके ये निकटतम है आपके कर्क रेखा के मिजोरम का शहर 23 डिग्री और 58 मिनट पर स्थित है आपके। तो ये सबसे निकटतम शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं उनके। तो हमने बात कर दी राजधानियों की भी। निकटतम राजधानी कौन सी है, तो निकटतम राजधानी कौन सी है, झारखंड की रांची। सबसे दूर राजधानी किसकी है, तो राजस्थान की जयपुर है। 3 की राज्यों की राजधानियाँ उत्तर में है, 5 की राजधानियाँ दक्षिण में स्थित हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मित्रों, 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो जब सूरज की किरण सीधी पड़ेगी तो दिन क्या होगा, लंबा होगा, और रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत अगर देखें तो आपके 23 दिसंबर को कर्क रेखा पे सूरज की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। तो इस दिन रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। अगर बात करूं मित्रों कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु खंडों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु खंडों में बांटती है। कैसे, तो देखो मित्रों कर्क से मकर के बीच में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो इस क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और कर्क से ऊपर अगर हम लोग देखें तो 66.5 डिग्री तक अगर हम लोग जाएं तो सूर्य की किरणें लगभग तिरछी पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उसके ऊपर सूरज की किरणें बिल्कुल ही तिरछी पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो अगर आप लोग देखें कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो किस में पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध में, और भारत का दक्षिणी भाग किस में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु खंडों में बांटती है। भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और भारत का दक्षिणी भाग आपके उष्ण कटिबंध में आता है। तो कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु खंडों में विभाजित करती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में। तो ये मित्रों हमने जो बात की है वो अक्षांश स्थिति से संबंधित चर्चा की है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। जिस तरीके से हमने विस्तार से अक्षांश स्थिति की चर्चा की, उसी विस्तार से हम लोग देशांतरीय स्थिति की चर्चा करते हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति। देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती है, तो हम प्रति के ऊपर से अब आडी रेखाओं को क्या करेंगे, मिटाए देंगे। तो ये मिट गई मित्रों आपके आडी रेखाएं सारी की सारी प्रति के ऊपर से। खड़ी रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं आपके, और 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमि के मध्य से ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसीलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। इस ग्रीनविच रेखा से आपके इधर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे देशांतर रेखाएं
चलती रहती है। इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चलती रहती है। एक देशांतर रेखा आती है जो सीधी भारत को टच करती हुई गुजरती है। भारत की देशांतर स्थिति शुरू हो जाती है मित्रों आपके 68 डिग्री 7 मिनट से, और 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर मित्रों आपके 69, 70, 71, 72, 73 ऐसे चलता चलता आपके एक देशांतर आती है जहां भारत की देशांतर स्थिति समाप्त हो जाती है 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में हमारा भारत स्थित है। अगर मित्रों आप देखना चाहें तो भारत की देशांतरीय स्थिति यहाँ से शुरू होती है 68 डिग्री 7 मिनट से, फिर 69, 70, 71, 72, 73, 74 ऐसे करते 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 अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो भारत की देशांतरीय स्थिति समाप्त हो जाती है 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। तो 68 से 97 25 के बीच में हमारा क्या है, भारत स्थित है। और भारत की जो आपके चौड़ाई है मित्रों, ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। याद नहीं रहे तो याद रखना मित्रों, भारतीय क्रिकेट टीम 29 रन पे खेल रही थी। जैसे ही रोहित शर्मा ने चौका लगाया, स्कोर कितना हो गया आपके 33 का। 29 पे खेल रहे थे तो चौका लगाते स्कोर कितना हो जाएगा 33 का, तो 29 33। लंबाई याद रखने का तरीका बताया था मैंने आपको, 3 तक गिनती उल्टी लिख दो, 3 2 1 और 4 अपनी जगह पे, तो ये हो गई लंबाई। और चौड़ाई याद रखनी हो तो 29 पे खेल रहे थे, चौका लगाती कहाँ पहुँचे 33 पे, तो 29 33 भारत की क्या है चौड़ाई है। और 3214 किलोमीटर भारत की क्या है लंबाई है। ये मित्रों आपके भारत का सबसे क्या है पश्चिमी पॉइंट है। भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पड़ता है एक जगह जिसको हम लोग बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा सरक्रिक नामक स्थान पर। और सरक्रिक कहाँ पे पड़ता है तो याद रखिएगा कच्छ जिले में। और कच्छ जिला कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। तो गुहार मोती सरक्रिक कच्छ गुजरात से होकर आपके भारत जो है पूर्व के अंदर यहाँ पर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश का मित्रों एक गांव है डोंग गांव। डोंग गांव, डोंग गांव कहाँ पे पड़ता है तो याद रखिएगा अंजाव जिला। अंजाव जिला। और अंजाव जिला कहाँ पर पड़ता है तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। पहले यहाँ पर डोंग गांव की जगह पर पहले एक स्थान था, उसको बोलते थे हम लोग किबीथू। तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश का ही आपके अंजाव गांव का एक स्थान है। पर अब मित्रों किबीथू की स्थिति बनती है इधर की साइड में और अंजाव की स्थिति बनती है इधर की साइड में। तो किबीथू से भी पूर्व में आपके अब कौन हो गया है तो याद रखिएगा डोंग गांव हो गया है। आपको ऑप्शन में डोंग गांव दे और किबीथू भी दे तो डोंग को सही करना है। डोंग ऑप्शन में नहीं दे रखा है और किबीथू दे रखा है तो इसको सही करना है। पर वर्तमान में जो स्थिति है उसमें आपके सबसे पूर्वतम जो जगह है उसका नाम है डोंग गांव, अंजाव जिला और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में जो है वो गुहार मोती है आपके। तो हमने जो देखी है मित्रों वो भारत की क्या देखी देशांतरीय स्थिति देखी। क्या हुई भारत की देशांतरीय स्थिति अगर आप देखना चाहें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट कौन सा देशांतर है हमारा तो याद रखिएगा पूर्वी देशांतर। हम लोग किस देशांतर में है पूर्वी, और अक्षांश में किस में है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो सीधी बात आती है मित्रों देशांतरीय विस्तार कितना है हमारा। तो हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है तो घटा दीजिए 97 25 में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कर दो तो 25 में से 7 गए कितने मिनट बचे 18 और 97 में से 68 गए तो कितने बचे 29 डिग्री 18 मिनट का हमारा क्या है देशांतरीय विस्तार है। तो अब जैसे ही आप लोग देशांतरीय विस्तार को देखोगे तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा गुरुजी देशांतरीय विस्तार तो हुआ हमारा 29 डिग्री 18 मिनट का,
वही अक्षांशीय विस्तार आपने थोड़ी देर पहले बताया था 29 डिग्री 2 मिनट का। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है, कम है देशांतरीय विस्तार के मुकाबले। देशांतरीय विस्तार ये है और अक्षांशीय विस्तार ये है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, कम है, लेकिन जबकि आप देखेंगे तो भारत की लंबाई क्या है, ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर, और भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है, जबकि देशांतरीय विस्तार क्या है, अधिक है। अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरीय विस्तार अधिक है, लेकिन यहाँ आपको लंबाई अधिक दिखेगी, चौड़ाई अधिक नहीं दिखेगी, जबकि यहाँ होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए। इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है भारत की? इसका सबसे बड़ा कारण है मित्रों कि भूमध्य रेखा, जो ये 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है, इससे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो देशांतर, जो ये रेखाएं हैं आसमानी कलर की, इन देशांतर रेखाओं के बीच का जो गैप है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। आपके दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते समय क्या होती रहती है, कम होती जाती है। इसी वजह से आपके जो देशांतरों के बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग क्या रहती है, समान रहती है, वो कभी कम नहीं होती है। तो भारत थोड़ा ऊपर है तो देशांतरों के बीच की दूरी थोड़ी क्या हो गई है, कम हो जाती है। इस वजह से आपके देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने के बावजूद भी चौड़ाई क्या आती है, कम आ गई है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, ध्रुवों की तरफ जाते जाते देशांतरों के बीच में, रेखाओं के बीच में दूरी कम होती जाती है। इस वजह से भारत की आपके चौड़ाई क्या है, विस्तार ज़्यादा होने के बावजूद भी कम है। मित्रों, बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की, और देशांतर रेखाओं के अनुसार ही हमारा क्या डिसाइड किया जाता है, समय डिसाइड किया जाता है। तो सीधा सवाल पूछ ले कि कितने डिग्री देशांतर रेखा को भारत की समय रेखा माना गया है। तो याद रखिएगा मित्रों, भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ये है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का समय डिसाइड इसी के अनुसार किया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत की क्या कहा जाता है, आपके समय रेखा कहते हैं। इसी को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, या इसी को भारत की IST लाइन, इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो याद रखिएगा कितने डिग्री देशांतर रेखा को भारत की समय रेखा माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार भारत का समय डिसाइड किया गया है। और ये समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं ये 5 राज्य, दिमाग में सेट करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले ये समय रेखा आती है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी के बाद कौन आएगा, MP। तो पहले PP, यूपी, MP। अब MP से अलग कौन हुआ, तो आप सबको पता है MP से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। तो यूपी, MP और MP से अलग हुआ छत्तीसगढ़। और फिर आ जाएगा अ से ओडिशा, अ से आंध्र प्रदेश। तो यूपी, MP, ये तो इजी है। फिर MP से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से गुजरती है समय रेखा, 5 राज्यों से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के विशेष स्थान से गुजरती है, उस स्थान का नाम है नैनी। नैनी कहाँ पे पड़ता है, तो नैनी पड़ता है मित्रों आपके मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा प्रयागराज में, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद कहते थे। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होकर हमारी समय रेखा गुजरती है। तो विशेष रूप से दिमाग सेट करो, कितने डिग्री देशांतर रेखा को समय रेखा माना गया है, 82.5 डिग्री। और ये समय रेखा आपके जो है 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किस विशेष स्थान से गुजरती है, तो याद रखिएगा नैनी, मिर्जापुर,
मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? तो प्रयाग राज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार ही हमारा समय डिसाइड हो रखा है। मित्रों एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, हमने हमारा देशांतरीय विस्तार कितना देखा? तो 29 डिग्री 18 मिनट, और इसी के अनुसार समय डिसाइड होता है देशांतरों के अनुसार। तो सोचिए मित्रों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में आपके मान लो 5 बजे सूर्य उदय हुआ है, 5 बजे, तो बताओ सूरज की किरण गुहार मोती पर कब पड़ेगी? तो इसके लिए हमें इस बीच का जो अंतर है देशांतरों का, उसके अनुसार समय डिसाइड करना पड़ेगा। तो समय डिसाइड करने के लिए एक सीधा साधा आपको तरीका बता रहा हूँ। देशांतरीय विस्तार में जो डिग्री होते हैं उसको हमेशा आप 4 मिनट से गुणा कर दीजिए, और जो मिनट होते हैं उनको आप हमेशा 4 सेकंड से गुणा कर दीजिए, आपके पास समय आ जाएगा। कैसे? तो देखो 29 डिग्री को हमने 4 मिनट से गुणा किया, प्लस 18 मिनट को हमने 4 सेकंड से गुणा किया, तो 9 चौक 36, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 मिनट, प्लस अब इसको इससे गुणा करो 18 को 4 से, तो 8 चौक 32 के 2, हासिल लगी 3, 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए आपके 7, तो 72 सेकेंड, 116 मिनट 72 सेकेंड। तो 72 सेकेंड में आपको पता है 1 मिनट और 12 सेकेंड बनते हैं। 1 मिनट को इधर काउंट कर लीजिए, तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे आपके 117 मिनट और 12 सेकेंड। 117 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड। तो ये है मित्रों आपके भारत के समय का अंतर पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ अगर कोई सूरज की किरण पड़ेगी, पूर्व में सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले सूरज उदय होता है डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ से आपके जब सूरज उदय होगा उसके 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड बाद सूरज की किरण कहाँ पड़ेगी? गुहार मोती पर पड़ेगी, यानी लगभग 2 घंटे का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है भारत के देशांतरीय विस्तार के अंदर। तो याद रखिएगा भारत के देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है? लगभग 2 घंटे। एग्जैक्टली बताना हो तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर पाया जाता है आपके। इसीलिए मित्रों आप लोग खुद देखिए, हमारे यहाँ पर जब सूरज की किरण सुबह 6 बजे पड़ती है, या सुबह 6 बजे हमारे यहाँ पर जो उजाला होता है सूर्य उदय का, वो उजाला वहाँ पे 2 घंटे पहले ही हो जाता है, 4 बजे के आसपास। तो यहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों का जो लोगों का दिन है वो बहुत जल्दी उग जाता है। इस वजह से यहाँ के लोग सुबह 4 बजे उठ के 4-5 बजे तक तो वो नहा धो के एकदम खाना वाना खा के रेडी होके बैठ जाते हैं आपके, एकदम मुंह पे उंगली रख के, ठीक है। अब 5 बजे वो तैयार होके बींद बन के बैठ गए, तो 5 बजे से लेकर हमारे संपूर्ण भारत में कंपनियां वगैरह या जो भी कामकाज स्टार्ट होता है वो लगभग 9-10 बजे स्टार्ट होता है। तो 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक वो बेचारे फ्री बैठ रहते हैं, फिर उनका काम स्टार्ट होता है, और शाम होते ही 4 बजे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे जल्दी उजाला हो गया था, तो शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो या तो उनको छुट्टी करनी पड़ती है और या फिर लाइट चलानी पड़ती है, तो बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो मित्रों एक तो उनके क्या है, रोज़गार के घंटे कम होते हैं, और रोज़गार के घंटे कम होने के साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इनके बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो इनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा हमेशा आपके एक अलग समय रेखा की मांग की जाती है कि भाई आप हमें एक अलग समय रेखा दो जिसके अनुसार हमारी घड़ियों का समय डिसाइड हो। और अगर मित्रों हम पूर्वोत्तर राज्यों को एक अलग समय रेखा दे दें तो भारत में 2 समय रेखाएं हो जाएगी। तो इधर के राज्य अलग समय के अनुसार काम करेंगे, इधर के राज्य अलग समय के अनुसार काम करेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या किस में आएगी? तो परिवहन के अंदर आएगी समस्याएं सबसे बड़ी। और ट्रेन सर्च करेंगे तो अब कन्फ्यूजन होगा
कि कहाँ क्या क्या है, कैसे है, कितने बजे क्या है चल रही है, यहाँ कितने बजे चल रही है, वहाँ कितने बजे चल रही है, कहाँ कितने बजे पहुँचेगी, कितने नहीं बजे नहीं पहुँचेगी, इनके अनुसार कितने बजे पहुँचेगी, इनके अनुसार। तो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है एकता की। हमारा संपूर्ण भारत एक है और डर है कि 2 समय रेखाएं दे दी तो इन राज्यों में क्या पैदा हो जाएगा, अलगाव पैदा हो जाएगा। तो एक अलगाव की भी समस्या है। तो ये एकता की, अलगाव की, प्रयुक्त, और सबसे बड़ी बात समस्या है कार्यालय समन्वय की। कार्यालय समन्वय बैठेगा नहीं आपके आपस में, ठीक है। ये लोग कब काम करते हैं, ये लोग कब काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके कोई काम होगा इन राज्यों से तो आपस में फ़ोन करेंगे, साहब हम तो छुट्टी होकर घर पे आ गए। तो ये कार्यालय समन्वय की भी एक समस्या रहती है। तो बहुत सारी समस्याओं के वजह से मित्रों आपके पूर्व राज्यों को एक अलग समय रेखा नहीं दी जा रही है, लेकिन इनके द्वारा मांग की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा भी इनको आपके आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसका जो है प्रस्ताव जो है आपके जारी है, अलग समय रेखा की मांग को लेकर। चलिए मित्रों, अगर हम लोग ये की बात करें विश्व पटल पर, तो विश्व में 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा और हमारी है 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से हम लोग 82.5 डिग्री क्या है, दूर स्थित हैं। तो ग्रीनविच रेखा से हमारे बीच में समय का अंतर कितना है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट। 1 मिनट के अंदर, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो आधे डिग्री में कितने हो जाएंगे, 30 मिनट। तो वापस गुणा कर दो, 82 को किससे करोगे आप लोग, 4 मिनट से, और 30 मिनट को किससे करोगे, 4 सेकंड से। तो 82 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट हो गए, प्लस 3 चौक 12 और 0 लग गया, तो ये हो गए सेकंड, यानी 2 मिनट हो गए। तो 2 मिनट को इधर डाल दो, 330 मिनट हो गए। 330 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 घंटे और 30 मिनट। 5.5 घंटे का अंतर है आपके 0 डिग्री देशांतर से भारत का। भारत का समय 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे हैं, है ना। हमें अगर इंग्लैंड का समय निकालना है तो हम 5.5 घंटे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये मित्रों जो हमने पूरी की पूरी बात की है वो देशांतरीय स्थिति, विस्तार और समय को लेकर की है। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है और इसको हमने हमारे समय रेखा मान रखा है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और भारत के क्षेत्रफल की ओर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग भारत के क्षेत्रफल की। मित्रों अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आप सभी को पता ही है। भारत का क्षेत्रफल है आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो 8 और 8 के बाद पहले क्या आता है 7, दोनों तरफ 2-2, दोनों तरफ 3-3 और 3 दूनी 6, तो बीच में डाल दो 6। ये हो गया भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। एक बार वापस बता रहा हूँ 8 से पहले 7, दोनों तरफ 2-2, दोनों तरफ 3-3 और 3 दूनी 6। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको वर्ग मील में पूछ ले तो याद रखना 269,219 वर्ग मील भारत का क्या है क्षेत्रफल है आपके 2,69,219 वर्ग किलोमीटर भारत का वर्ग मील भारत का क्या है क्षेत्रफल है। अगर बात की जाए मित्रों भारत की क्षेत्रफल की तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपके 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन वर्ग किलोमीटर, इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में याद रखना है। तो वर्ग किलोमीटर में 32,87,263 और वर्ग मील के अंदर देखें तो 269,219 वर्ग मील है हमारा क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें मित्रों विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व का यानी स्थल मंडल का कितना प्रतिशत है आपके, स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है आपके,
तो याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, यानी 1/46वां भाग है विश्व के स्थलीय भाग का 2.4%। तो बिल्कुल लीजिए 2 2 दूनी 4, 2.4%। अगर पूछ ले कि भारत संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, यानी पूरे के पूरे ग्लोब का कितना प्रतिशत है आपके, तो याद रखिएगा 0.59% है। तो विश्व में हम लोग बात करें इसका मतलब स्थलीय भाग का, तो स्थलीय भाग का तो 2.4% है और पूरी पृथ्वी का आपके 0.69% है। अगर इस दृष्टि से हम लोग देखें तो भारत का विश्व में भारत का 7वां स्थान है। दुनिया में आपके भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर मित्रों हम लोग विश्व के बड़े देशों की बात करें तो सबसे बड़ा देश है आपके रूस, नंबर 2 पे आता है आपके कनाडा, कनाडा के बाद नंबर 3 पे आ जाता है आपके चीन, नंबर 4 पे आ जाता है आपके USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है आपके ब्राज़ील, 6ठा सबसे बड़ा देश है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आ जाता है हमारा भारत, 7वां सबसे बड़ा देश है। 8वें नंबर पे आ जाता है आपके अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे आता है। 9वें नंबर पे आता है आपके कजाकिस्तान, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। 10वां सबसे बड़ा देश है आपके अल्जीरिया, अफ्रीका का देश है आपके। तो ये दुनिया के 10 सबसे बड़े देश है, जिसमें हमारा भारत कितने नंबर पे आता है? 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में चीन के बाद हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है विश्व में। अगर मित्रों मैं भारत की बात करूं तो भारत में वर्तमान में कुल आपके 28 राज्य स्थित हैं, और 28 राज्यों के अलावा बात की जाए तो भारत में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी स्थित है। पहले बात करता हूं 28 राज्यों की। तो 28 राज्यों में क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य, 4 बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्यों की बात करूं मित्रों तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा आ जाता है आपके महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। 5वां लेना चाहो तो 5वें नंबर पे आपके गुजरात आता है आपके। तो ये भारत के 4 बड़े या 5 बड़े राज्य हैं। 4 छोटे राज्यों की बात की जाए, 4 छोटे राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है आपके, मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, GST, G फॉर गोवा सबसे छोटा राज्य है। नंबर 2 पे आ जाता है आपका सिक्किम, और T फॉर त्रिपुरा, त्रिपुरा तीसरे नंबर पे है, कर्क रेखा में सबसे छोटा यही है। चौथा सबसे छोटा राज्य है आपके नागालैंड। 5वें नंबर पे आता है मिजोरम, 6ठे नंबर पे आता है मणिपुर, और 7वें नंबर पे आ जाता है मेघालय। ये भारत के 7 सबसे छोटे राज्य है, और इन 7 राज्यों की एक खासियत है कि ये भारत के क्षेत्रफल के 1% से क्या है, कम पर फैले हुए हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो क्षेत्रफल का 1% भी नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग 7 राज्य हैं जो 1% भी क्षेत्रफल नहीं रखते हैं। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों मित्रों आपके हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नंबर 2 पे आ जाता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, 42,241 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके 8,249 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है आपके। उसके बाद करें तो चौथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका
दिल्ली। दिल्ली आपके 1483 वर्ग किलोमीटर इलाका है दिल्ली का। 5 नंबर पे आ जाता है मित्रों आपके दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो पहले ये दोनों अलग अलग थे, दादर एवं नागर हवेली अलग था और दमन एवं दीव अलग था। अब दोनों को मिला दिया गया है, तो इनका क्षेत्रफल टोटल है आपके 603 वर्ग किलोमीटर। 6ठे नंबर पे आता है आपके पुदुचेरी। पुदुचेरी आपके जो है क्षेत्रफल रखता है 492 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 7वां सबसे छोटा जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आ जाता है आपके चंडीगढ़, 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चंडीगढ़ का। और 8वां और लास्ट जो आपके सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। तो मित्रों आप देख सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। तो वही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है वर्तमान के अंदर। अगर मैं बात करूं मित्रों तो याद रखिएगा पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, भारत का कुछ क्षेत्र किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में, जिसको हम लोग POK पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो याद रखिएगा 78,114 वर्ग किलोमीटर इलाका हमारा अधिग्रहित कर रखा है पाकिस्तान ने। इसके अलावा चीन ने भी चीन द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, चीन ने भी हमारा कुछ क्षेत्र अधिग्रहित कर रखा है, जिसको हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। प्लस पाकिस्तान ने भी चीन को कुछ इलाका गिफ्ट में दिया था। उसको मिलाकर अगर मैं बात करूं तो चीन द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र है आपके 42,735 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा 78,102 वर्ग किलोमीटर तो पाकिस्तान ने ले रखा है और 42,735 वर्ग किलोमीटर हमारा इलाका चीन द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया। और साथ ही मित्रों आपके राज्यों के मध्य विवादित क्षेत्र, हमारे ही राज्यों के मध्य विवादित है आपके 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। 23 वर्ग किलोमीटर में से मित्रों आपके 7 वर्ग किलोमीटर तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल है। 7 वर्ग किलोमीटर किसका है, MP का है, जो अभी तक केंद्र सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है कि भाई ये क्षेत्र किसका है। 3 वर्ग किलोमीटर आपके छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि किसका है। और साथ ही साथ 13 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपके आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के बीच में आपस में विवादित हैं। तो टोटल कितना हो गया आपके 23 वर्ग किलोमीटर राज्यों के मध्य क्या है, विवादित क्षेत्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मित्रों तो भारत में कुल जिले कितने हैं अगर आपसे पूछ ले तो भारत में आपके 739 क्या है जिले स्थित हैं। इन 739 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला है हमारा कच्छ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में हमारे सबसे छोटा जिला है माहे, जो पुदुचेरी का है। और कच्छ किसका है, गुजरात का। माहे किसका है, पुदुचेरी का है। टोटल जिले कितने हैं, तो याद रखिएगा 739 हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा मित्रों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र का आपके जो है कौन सा, ठाणे। ठाणे कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। वही सर्वाधिक जनसंख्या आपके किसकी है, ठाणे की है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मित्रों तो भारत का सीमांकन आता है और उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत भारत के
जो है अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे और भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली जो भारत के परिचय की क्लास है पार्ट 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम लोग भारत का सीमांकन पढ़ेंगे और भारत के सीमांकन के अंदर जो वर्तमान में आपके चीन की सीमा को लेकर आपके गलवान घाटी और ये जो आपके 8 फिंगर विवाद है और प्लस आपके जो ये नेपाल को लेकर जो आपके विवादित क्षेत्रों के बारे में चर्चित बिंदु है, इनके ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस क्लास के अंदर हमने भारत की स्थिति, आकार, विस्तार और क्षेत्रफल के ऊपर चर्चा की है। अगली क्लास में हम लोग भारत के सीमांकन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।